नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाज़िर हूँ आप सबके सामने एक बहुत अच्छे टॉपिक लेकर के, और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आज का जो वीडियो है वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे ना होकर के एक सेक्टर पे है। सेक्टर वो जो आने वाले 10 साल तक आपको माला माल करेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं और अच्छी थीम्स पकड़ कर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल भी ज़रूर बजा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज के सेक्टर पे। देखिए, आज का जो सेक्टर है वो है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि साफ़ सफाई वाला, ग्रीन, हरियाली वाला सेक्टर। आज के टाइम में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है प्रदूषण की, पॉल्यूशन की। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर रहने लगा, पॉल्यूशन बहुत है, हमारी हवा में इस तरीके के प्रदूषित कण हैं कि लोगों को लंग कैंसर्स हो रहा है, अस्थमा की बीमारियां हो रही हैं। तो ये सब प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो इसका जो अल्टरनेट है वो यही है कि हमारी जो एनर्जी है हम उसको क्लीन और ग्रीन तरीके से बनाएं और उसी का इस्तेमाल करें। तो इसी सेक्टर पे हम बात करते हैं कि ये क्यों ये सेक्टर आने वाले समय में एक बहुत अच्छा सेक्टर साबित हो सकता है और बहुत अच्छे रिटर्न हमें दे सकता है। बात करते हैं, देखिए, भारत और यूरोप जैसे देशों में जहाँ पर हम लोग जो फ्यूल के लिए ना दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं, फिर चाहे हम कोयले की बात करें, फिर चाहे हम कच्चे तेल की बात करें, ये हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो एक तो इसके इंपोर्ट से हमारा जो डॉलर में जो इसका पेमेंट जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर उसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है। और दूसरा, इसकी जो प्राइसिंग है, अभी हमने देखा यूक्रेन रशिया में क्या हुआ, उससे पहले हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा था, उससे पहले कोरोना आया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एनर्जी की सप्लाई में डिस्रप्शन है, क्योंकि हमें प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से इन सब के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हमारे जो इकोनॉमी है या जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो पूरी तरीके से इंपोर्ट पर ही निर्भर हैं। तो जो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में होगा वही हमें उसका पे करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ये एक रास्ते में रोड़ा अटकाता है। तो ये देशों का मानना है, जिसमें भारत भी है, दूसरे देश भी हैं, कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ में काम करे, वो बहुत ज़्यादा हमें कॉस्टली ना पड़े, उसकी सप्लाई इजीली होती रहे, उसमें कोई डिसरप्शन ना हो, और सबसे बड़ी बात कि वो पॉल्यूशन फ्री हो। तो अब हम कौन कौन से ऑल्टरनेट सोर्स हैं इस फील्ड के अंदर जिसको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला आता है सोलर पावर। सोलर पावर मीन्स जिसमें हम सूरज से, सूरज की गर्मी से, सूरज की किरणों से हम एनर्जी बनाते हैं। अब क्योंकि सूरज की जो किरणें मिल रही हैं वो हमें लगातार मिल रही है, सबको मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि एनर्जी बनाने के लिए हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो मेनली तो हमारा वो ज़ीरो है। उसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स उसमें लगेंगे, जो जो पार्ट्स लगेंगे, वो ज़रूर हमारी कॉस्ट है, लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमें फ्री मिल रहा है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो इंडिया की जो सोलर कैपेसिटी है ना, वो आज से 7-8 साल पहले जो थी उसके तुलना में 7 से 8 गुना बढ़ चुकी है। जैसे हम देखें कि 2014 में 2.6 गीगावाट थी, जो कि अब ये बढ़ करके लगभग 47 गीगावाट हो गई है। तो अभी भी 47 गीगावाट इतना नीचे से बढ़ने के बाद, और बहुत लंबा समय नहीं हुआ, सिर्फ 7-8 साल हुए हैं, 7-8 साल में अगर ये लगभग 3 गीगावाट से 48 गीगावाट यानी कि 16-17 गुना बढ़ जाने के बाद अभी भी ये टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी जो इंडिया का है उसका सिर्फ 10% है।
और टारगेट ये है कि 2030 तक ये जो सोलर पावर का जो बनना है कि कितनी वो हमें चाहिए, वो टारगेट जो रखा गया है वो 280 से 300 गीगावाट रखा गया है। अभी लगभग 50 है और टारगेट है 2030 तक 300, यानी कि यहाँ से भी 6 गुना। तो अगले 8 साल में यहाँ से भी 6 गुना का ऊपर का टारगेट रखा गया है, पहली चीज़। देन अगर हमें देख रहे हैं कि हम जो करंट डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन 4 गीगावाट है हर साल का, जिसको बढ़ा करके 2025 में इसका टारगेट है कि 20 गीगावाट, यानी कि यहाँ से 5 गुना। 2025 तो दूर नहीं है, सिर्फ 2 से 3 साल है। तो ये अगले आने वाले 7-8 साल में क्लियर विजन हमें दिख रहा है कि सोलर पावर की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी होने वाली है। अब उसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो उसके पैनल बनाते हैं, कुछ उसके ग्लास बनाते हैं, कुछ दूसरे कंपोनेंट्स बनाते हैं, कुछ बाहर से इंपोर्ट भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अब उसमें कौन सा स्टॉक ढूंढना है वो हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इस सेक्टर बात कर रहे हैं कि ये सेक्टर आने वाले टाइम के लिए अच्छा लग रहा है। तो सोलर पावर में अगर किसी को आपको देखना है तो कम से कम 2030-2035 तक के लक्ष्य और कितना उसका यूटिलाइजेशन होने वाला है वो हमारे सामने है। अब सोलर पावर के बाद जो दूसरा आता है वो आता है इथेनॉल की ब्लेंडिंग। बहुत आजकल ये सेक्टर चर्चा में है कि हम पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। अब ये नंबर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना स्कोप है आने वाले समय में। देखो, करंट प्रोडक्शन जो है ना इथेनॉल का वो 465 करोड़ लीटर है। व्हेन E20 प्रोग्राम गेट्स कंप्लीटेड, जो E20 का प्रोग्राम चल रहा है उसके कंप्लीट होते पर हम ये देखेंगे कि ये जो डिमांड है, ठीक है, वो बढ़ करके 1500 करोड़ लीटर हो जाएगी, यानी कि यहाँ से करीब करीब 4 गुना। और आने वाले 5 साल में जब फ्लेक्स इंजन्स रेडी होंगे देन इथेनॉल की रिक्वायरमेंट होगी 4000 करोड़ लीटर, यानी कि आज की तुलना में 10 गुना ज़्यादा। अगले 5 साल में इथेनॉल की डिमांड आज की तुलना में 10 गुना ज़्यादा होगी। अब 10 गुना कहने में आसान लग रहा है, लेकिन अगर हम उसको समझें कि हमारा आज का प्रोडक्शन ही 465 करोड़ है और डिमांड 4000 करोड़ की होगी, तो सोचो कि जो कंपनियां इथेनॉल बना रही हैं उनको कितना स्कोप है ग्रो करने का। रिवेन्यूज़ कितने गुना बढ़ेंगे, उनका पैट कितने गुना बढ़ेगा, ईपीएस कितने गुना बढ़ेगा। तो ये अभी हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर है वो चीज़। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है इथेनॉल का। कौन कौन से स्टॉक्स हैं फिर बोलूँगा, बाद में बात करेंगे। अभी हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, उस सेक्टर में जो अलग अलग सब सेक्टर्स हैं उनकी बात होगी। उसके बाद आने वाले वीडियोस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हर सेक्टर के कुछ लीडर और कुछ ऐसे वैल्यू पिक्स निकाले जाएं जो आने वाले समय में हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स दें। इथेनॉल के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आज हम हर जगह देख रहे हैं ईवीज़ की बात चल रही है। तो ईवी के लिए देखो, एक इंडिपेंडेंट स्टडी की थी सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस ने। उन्होंने ये बोला कि जो ईवी मार्केट है इंडिया का वो 2030 तक 206 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, यानी कि आने वाले 7-8 साल में 206 बिलियन डॉलर की मार्केट होगी इंडिया में ईवी की। तो अगर हमें इस टारगेट को अचीव करना है ना, स्टेडीली ग्रोथ करते हुए जाना है, तो हमें 180 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, जिससे हम व्हीकल का प्रोडक्शन कर सकें और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल कर सकें। 180 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है उस चीज़ के लिए। तो अब कौन कौन सी ऐसी कंपनियां होंगी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी, व्हीकल का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? वो तो देखो, व्हीकल का प्रोडक्शन सबको पता है, जो बड़े ऑटो प्लेयर्स हैं वो तो सब उन्होंने करना ही करना है, लेकिन चार्जिंग वाला एक बहुत बड़ी थीम है, जो जब तक चार्ज नहीं होगा वो गाड़ियाँ चलेंगी कैसे। तो वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, इंस्टॉल करने में, लगाने में पूरे को 180 बिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ने वाली है और 206 बिलियन डॉलर की पूरी मार्केट होगी। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है आने वाले समय में। अब इन सब को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत एग्रेसिव है। वो PLI स्कीम्स लेकर के आती है कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग करो, हम आपको इंसेंटिव देंगे।
अभी पीछे 24,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया इस स्कीम के तहत कि जो हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स हैं ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, जिसमें सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स भी हैं और जो ईवी स्टेशंस हैं उनके पार्ट्स हैं वो भी सारे हैं। सो द गवर्नमेंट विल कंडक्ट अ फ्रेश ऑक्शन विद अ मिनिमम 90% लोकलाइजेशन क्लॉज। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्रेश ऑक्शन भी लेके आ रही है जिसमें 90% लोकलाइजेशन की क्लॉज होगी कि उसको भारत में बनाना है, मेक इन इंडिया के तहत उसको बनाना है, ठीक है। और देयर हैज़ टू बी मिनिमम इंटीग्रेशन अक्रॉस सेल्स एंड मॉड्यूल्स। छोटे छोटे, चाहे उसमें किसी तरह के सेल्स उसमें लगने हैं, मॉड्यूल्स लगने हैं, ठीक है, वो सब भारत में ही बने, उन सब का इंटीग्रेशन भी भारत में ही हो। जो चीज़ें, जो पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं चाइना से या दूसरे देशों से, उनकी प्राइसिंग की वजह से मेक इन इंडिया में एक डेंट पड़ता है, क्योंकि बाहर से आई हुई जो इंपोर्ट किए हुए पार्ट्स हैं वो सस्ते पड़ते हैं। तो उस गैप को भी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 40% बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया सोलर मॉड्यूल्स पर और 25% सोलर सेल्स पर, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू हो रहा है, ठीक है। वो ये करेगा कि जो इंपोर्ट हो रहा है वो थोड़ा कम हो, अगर होता भी है तो हमारा जो देश में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी प्राइसिंग में गैप ना आए। इसका मतलब ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट कर रहे हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करने से मतलब हो गया कि जो वस्तुएं बाहर से आ रही हैं उसका सब्स्टिट्यूट इंडिया में ही बनाया जाए और उसी को ही प्रमोट किया जाए। तो ये भी एक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो प्राइवेट कैपेक्स हो रहा है इस सेक्टर के अंदर, वो ये दर्शा रहा है कि इस सेक्टर में ज़रूर कुछ अच्छा है आने वाले समय के लिए। अदरवाइज़ जो प्राइवेट कैपेक्स इतना जल्दी नहीं होता। हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपया इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का उसका प्लान है अगले 10 से 15 साल में। और सब जानते हैं कि रिलायंस नए सेक्टर में तभी आता है जब उसको एक लॉन्ग टर्म में आगे सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी दिखती है। जैसा हमने जियो के केस में देखा, हमने रिलायंस मार्ट में देखा, तो वहाँ जब इसको एक विज़न दिखता है तभी रिलायंस वहाँ जाता है। तो इस सेक्टर में रिलायंस 6 लाख करोड़ रुपए लगाने का उसका प्रपोज़ल है। तो और भी दूसरे हैं जैसे कि अदर प्राइवेट, अडानी है, टाटा ग्रुप है, वो सब एक्सपेंशन मोड में लगे हुए हैं कि ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा कैपेक्स करके वो अपने आप को इस सेक्टर के अंदर अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकें। कुछ छोटे खिलाड़ी इंडिया के एज़ कंपेयर टू चाइना जो सोलर कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े स्केल पे एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ रही है, उनके मार्जिन सुधर रहे हैं, ठीक है। जिसमें सोलर ग्लास कैपेसिटी एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो करंट कैपेसिटी जो है ना वो 450 गीगावाट है, जो कि विच इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच, जो कि 1000 गीगावाट तक फर्स्ट फेज़ में एक्सपेंशन प्लान है और सेकंड फेज़ में 2100 गीगावाट, यहाँ से भी 4 से 5 गुना ज़्यादा। तो अगर कंपनियाँ इतना एक्सपेंशन कर रही हैं तो कुछ तो दिख रहा होगा ना सामने। फिर एक ईवीए फिल्म्स बनाने वाली कंपनी है जैसे नवितास अल्फा रिन्यूएबल्स, उसकी जो अब यह कैपेसिटी हम देखते हैं तो 0.6 गीगावाट है एंड इट्स प्लान्ड कैपेसिटी, जो उन्होंने प्लान किया हुआ है कि हम अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन अगले साल तक इसको बढ़ा के 0.75 गीगावाट करेंगे, 0.6 से 0.75, यानी कि करीब करीब 25% ज़्यादा। देन फॉलोड बाय 1.5 गीगावाट और देन यहाँ से भी डबल अगले 2 से 3 साल में। तो डिमांड बहुत होने वाली है, सेक्टर नो डाउट बहुत अच्छा करने वाला है। और जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, जिस तरह से केपेक्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह के प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं, तो नो डाउट हमें इसको मिस नहीं करना है। सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी बेस्ट स्टॉक चूज़ करने की। अब देखेंगे कि इंडियन प्लेयर्स जो है ना वो ग्लोबली कम्पीट कर रहे हैं।
Indian companies manufacturing solar glass or EVA films used in making solar modules are able to supply their product at the same price as compared to their Chinese counterparts and at good margins. जो इंडियन कंपनीज हैं जो सोलर ग्लास बना रही हैं या जो EVA फिल्म्स बना रही हैं ना, जो कि सोलर मॉड्यूल बनाने में काम आते हैं, तो वो चाइनीज़ कंपनी के कंपेयर में सेम प्राइस दे रहे हैं और उसके बावजूद उनका अच्छा मार्जिन उनको बच पा रहा है। ग्लोबल डिमांड बहुत है, ठीक है, वो अपने कैपेसिटी को इजीली एक्सपेंड कर रहे हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट है, उनको इंसेंटिव्स मिल रहा है और प्रोडक्ट्स और जो जितने पार्ट्स हैं बनाने में उनको सस्ते पड़ रहे हैं, तो वो चाइनीज़ कंपनियों के साथ compete कर रहे हैं और वो ग्लोबली जा रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत से जो ये सोलर ग्लास और EVA फिल्म बनाने वाली कंपनीज़ हैं, एक्सपोर्ट लगातार इनके बढ़ते चले जा रहे हैं, मार्जिन इनके बढ़ते चले जा रहे हैं और ये लगातार बढ़ते जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ऐसा हुआ क्या, देखो पेंडेमिक के बाद अभी जो हमने पीछे कोविड देखा, कहता है तो पूरे ग्लोबल ये रियलाइज़ हुआ, हर जगह हर देश की इकोनॉमी के अंदर हमने ये देखा कि जो ग्लोबल मनी है ना वो इस सेक्टर को चेज़ कर रही है। चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, यूरोप की बात करें, हर जगह ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है और बहुत बड़ा पैसा इस सेक्टर को चेज़ कर रहा है। 2020 जून में गोल्डमैन सैक्स ने मेंशन किया कि जो रिन्यूएबल एंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं ना, उस पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है 2022 में। उनकी एक रिपोर्ट आई थी कि जितने भी एनर्जी सेक्टर पे जो पैसा खर्च होगा, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर ही खर्च होगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि 2019 में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने ये अनाउंस किया कि अब वो फॉसिल फ्यूल एनर्जी जैसे कि पेट्रोलियम है, कोल है, उनके जो उन पे चलने वाले जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फाइनेंसिंग वो बंद कर देंगे 2021 के बाद। वो सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे जो क्लीन एनर्जी पर बेस्ड होंगे। तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स, डच बैंक, मॉर्गन स्टैनली, सिटी, ये इन सब ने अपने फॉसिल फ्यूल की पॉलिसी को टाइट किया और बड़े इक्विटी फर्म्स जो हैं अब वो बहुत ज़्यादा पैसा, ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उस टेक्नोलॉजी पे लगा रहे हैं जहाँ पर कार्बनाइजेशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, यानी ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी पर फोकस होगा। तो जब पूरी दुनिया इस पर फोकस कर रही है, तो अगर कोई स्टॉक मार्केट में एक लॉन्ग टर्म के लिए एक सेक्टर देखना चाहता है जहाँ पे डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड हो, बहुत कम हो और ह्यूज अपसाइड दिखाई दे रही हो, क्योंकि सेक्टर स्टार्ट हुआ है अभी पिछले 2-3 साल से, बहुत पुराना सेक्टर नहीं है, नया सेक्टर है। और नया सेक्टर है तो आगे बहुत लंबा टाइम है इसको ग्रो करने के लिए, चलने के लिए। उसका बेनिफिट हम कैसे ले पाएंगे वो हम आने वाले वीडियोस में हर एक सेक्टर को साथ ले करके, कि जैसे कि ईवी है तो ईवी में कौन कौन से स्टॉक अच्छे हो सकते हैं, या फिर अगर ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है तो कौन से स्टॉक अच्छे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आने वाले वीडियोस में उस पर बात करेंगे। आज के वीडियोस में इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, आपको लगता है आपके काम की है, औरों को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए, तो शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल बजा देना। सिर्फ आप लोगों से इतना ही मेरा कहना है। बाकी आगे की वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू।